नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़ पर। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण, जिसका जो उत्तर प्रदेश का इतिहास कवर करेगा पूरा। चाहे आप एंशियंट हिस्ट्री की बात कर लें, उत्तर प्रदेश में एंशियंट हिस्ट्री से जहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम कवर करेंगे। और इसके बाद में चाहे आप मीडिएवल हिस्ट्री की बात कर लें या फिर आप बात कर लें मॉडर्न हिस्ट्री की, किसी भी हिस्ट्री की बात कर लीजिए, इन तीनों हिस्ट्री के एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न यानी प्राचीन प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक भारत, आधुनिक उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में समझेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये एक मैराथन क्लास रहने वाली है। इसमें हम उत्तर प्रदेश के कंप्लीट इतिहास को डिस्कस करेंगे, कंप्लीट इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो साथी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए, इसकी पीडीएफ आप निकलवा सकते हैं और पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसकी लिंक दी गई, वहां से आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए और यहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, या फिर आप एग्जाम वेब ऐप से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। यहाँ से भी अन्य कई पीडीएफ भी डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल कराई गई हैं, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल कराई गई हैं। तो इनको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही मस्त पीडीएफ रहने वाली हैं, एक बार डाउनलोड करके ज़रूर देखिए। चलिए देखते हैं। आप समझते हैं पाषाण काल से। उत्तर प्रदेश के इतिहास में हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे पाषाण काल से। पाषाण काल में अगर आपको 3-4 पॉइंट अच्छे से याद रखने होंगे, वो कौन कौन से हैं देखिए। एक तो ये याद रखना होगा कि मिर्ज़ापुर ज़िले में बेलन घाटी, जो बेलन घाटी है वो कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में ही बेलन घाटी पड़ती है। ये चीज़ एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको याद रखना होगा। तो मिर्ज़ापुर ज़िले में बेलन घाटी में पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए, पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए कहाँ पर, मिर्ज़ापुर ज़िले में। और कौन सी घाटी अगर पूछ लिया जाए तो बेलन घाटी। चित्रकारी के विभिन्न नमूने मिर्ज़ापुर ज़िले के विंध्य पर्वत श्रेणियों में प्राप्त हुए हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट, आपका इम्पोर्टेंट है। जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगेंगे मैं उनको आप लोग इंपॉर्टेंट नोट करा दूंगा, तो आप लोग उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी बन जाएंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी पीसीएस और यूपी पीएससी आरओ आरओ, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल पक्का मान के चलिए कि इसी आपको मैराथन क्लास से देखने को मिल जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन। तो ये जो क्लास है ना, आप लोग सेव कर लीजिए, वॉच लेटर में डाल लीजिए या लाइक कर दीजिए, तो लाइक वीडियो में आपके पहुंच जाएंगे, जिससे आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। प्राचीन काल में गंगा के मैदान का क्षेत्र मध्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इतना खास नहीं है, बस ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आपकी जानकारी के लिए। मिर्ज़ापुर सोनभद्र बुंदेलखंड प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय से, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना का, सराय नाहर राय से उत्खनन में प्राचीन एवं नव पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। औजार प्राप्त हुए हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। प्राचीन और नव पाषाण काल, तो ये चीज़ क्या है, ये याद रखिएगा। इसके बाद में देखते हैं, कन्नौज गुप्त शासकों तथा मौखरियों का प्रमुख नगर था। ये एक पाषाण काल का नहीं, एक तरीके से आप देख लीजिए, क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री का ही है। जो कन्नौज है, जिसको इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं, इत्र नगरी या कान्यकुब्ज नाम से भी जानते हैं, तो ये जो है ये गुप्त शासकों और मौखरियों का प्रमुख केंद्र था। ये चीज़ याद रखिए, मौखरियों का प्रमुख केंद्र था। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सा मौखरियों का केंद्र था, तो आप लोग बताइएगा बेहिचक कन्नौज। बेलन घाटी के उत्तरी पृष्ठों पर लगातार 3 अवस्थाएं, पुरा, मध्य तथा नव पाषाण काल तीनों पाए जाते हैं। जो बेलन घाटी है, ये जो बेलन घाटी है, तो बेलन घाटी के उत्तरी पृष्ठ पर लगातार तीनों अवस्थाएं, चाहे वो पूरा पाषाण काल की बात कर लो या मध्य पाषाण काल की बात कर लो या फिर आप नव पाषाण काल की बात कर लो, तीनों
काल के आप लोग यहाँ पर देखना है कि इनके तीनों काल की अवस्थाएं हैं जो पाई जाएंगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को जरूर नोट डाउन करिए, ये वाला पॉइंट। मध्य पाषाण काल में मानव शरीर के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़, ये जो कि उत्तर प्रदेश में मिलता है, इसके सराय नाहर तथा मैदहा से मिला है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया था 2019 में। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये चीज़ आप लोग नोट करिएगा। देखिए, मध्य पाषाण काल में मानव शरीर के अस्थि पंजर, अस्थि पंजर का मतलब समझते हैं ना, हड्डियों का जो कंकाल होता है, तो उसका सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ में, जो कि कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, तो प्रतापगढ़ के सराय नाहर तथा मदहा से देखने को मिला था। तो ये चीज याद रखिएगा। देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। मेहरगढ़ में कृषि के नवीनतम साक्ष्य मिले। इसके अलावा इलाहाबाद में स्थित कोल्डी हवा एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक स्थल है जहां से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। इलाहाबाद में स्थित कोल्डी हवा एकमात्र ऐसा है कि जो पाषाण काल की बात करें तो एकमात्र ऐसा है कि जहां पर नवपाषाणिक स्थल है, जो कि वहां पर चावल के साक्ष्य मिले हैं। कहां पर? कोल्डी हवा में। ये कहां पर पड़ता है? इलाहाबाद में पड़ता है। करेंट टाइम में इसे हम प्रयागराज, जो इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं, प्रयागराज। तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। अंतरंजी खेड़ा, राजघाट, कौशाम्बी और सोंख में पालिशदार काला मृदभांड, जो मृदभांड और घूसर मृदभांड आदि मिले हैं। जो मिट्टियों के जो पतीले कह सकते हैं, मिट्टियों के पतीले, तो उनको मृदभांड कहते हैं। तो अतरंजी खेड़ा और राजघाट और कौशाम्बी और सोंख में, इन जगह पर मृदभांड देखने को मिले हैं। वो भी कैसे? पालिशदार मृदभांड देखने को मिले हैं। कर्नाटक में स्थित पिकली हल से संघ के ढेर और निवास स्थान मिले हैं। कर्नाटक में स्थित पिकली हल, ये चीज़ देखिए, एक एंशियंट हिस्ट्री का ही पूरा टॉपिक आ जाता है, लेकिन फिलहाल में आप लोग पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। संघ के ढेर और निवास स्थान मिले हैं। हड़प्पा काल की लिपियों को पढ़ने में सफलता अभी तक नहीं मिली है। सैंधवकालीन सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। कहाँ से मिली हैं? सैंधवकालीन सर्वाधिक मोहरें हैं जो मोहनजोदड़ो से मिली हैं। वहीं पाषाण काल की बात करें तो जो पूरा पाषाण है, यहाँ पर पूरा पाषाण काल के मनुष्य मुख्यतः नेग्रिटो जाति के थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन का आपका हो सकता है, इस बार क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाए, किसी भी एग्जाम में। तो पूरा पाषाण है, यहाँ पर पूरा पाषाण कर लीजिएगा, पूरा पाषाण। यहाँ कर लेंगे आप लोग पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल। यहाँ कर लेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के मनुष्य मुख्यतः नेग्रिटो, और मुख्यतः किस जाति के थे? नेग्रिटो जाति के थे, नेग्रिटो जाति के थे। तो नेग्रिटो जाति, ये चीज़ याद रखिएगा। और मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को माइक्रोलिए कहते हैं, माइक्रोलिप कहते हैं, माइक्रोलिए कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टॉस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में मिले हैं, 1860 ईस्वी में मिले हैं। और मध्य प्रदेश में आदमगढ़, राजस्थान में बागीर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और भीमबेटका को गुफाओं में चित्रित गुफाएं और चट्टानों से बने सरल स्थल आदि मिले हैं। कहाँ से? भीमबेटका से, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और राजस्थान में बागीर और मध्य प्रदेश में आदमगढ़, यहाँ से क्या मिले हैं? यहाँ से आपको पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिले हैं। बुर्ज होम में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है। बुर्ज होम में पालतू कुत्तों के साथ, पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था।
यह प्रथा भारत में किसी भी अन्य स्थल में नहीं पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? बुर्ज होम में। बुर्ज होम, ये क्वेश्चन बन सकता है तो इसको याद रखिएगा। अब हम हड़प्पा कालीन बात करें तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और उत्तर प्रदेश में मात्र आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है एक ऐसा जिला है जहां हड़प्पा कालीन साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर की खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा। कौन है? यज्ञदत्त शर्मा है आलमगीरपुर के खोजकर्ता। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में केवल एक ही है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? हिंडन रिवर के किनारे बसा हुआ है। नदी भी पूछ ली जा सकती है कभी कभी, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। आलमगीरपुर है, इसके खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा है और यह हिंडन नदी के किनारे है। यह आज के समय में कहाँ पर है? मेरठ जिला में है। मेरठ जिला में ये अवस्थित है। तो हड़प्पा काल के साक्ष्य नदी के तट पर भाटपुरा व मानपुरा जो कि बुलंदशहर में मिले हैं। हड़प्पा कालीन 4 प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनेड़ीबाल और धौलावीरा हैं। हड़प्पा से एक मुद्रा में पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्र मिलता है। ये इतना खास है जो कि आपके एंशियंट हिस्ट्री जब पढ़ी होगी तो उसमें आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। हड़प्पा कालीन की बात करें, अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं और हड़प्पा से मिली मोहरें सेल खड़ी से निर्मित हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सील पर 3 मुख वाले देवता जो कि पशुपतिनाथ कहे जाते हैं, उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता तथा भैंसा की मूर्ति मिली हुई है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके हिस्ट्री के, एंशियंट हिस्ट्री में जो टॉपिक रहेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और हड़प्पा काल में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। कैसी थी? सर्वाधिक प्रचलित थी मातृ देवी की उपासना। ये इंपॉर्टेंट भी है। और मुजफ्फरनगर के समीप केराना क्षेत्र में लौह युग के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ पर? मुजफ्फरनगर, जो मेरठ के पास में ही पड़ता है। मेरठ जिला है, उसके आगे वाला ही जिला क्या है? मुजफ्फरनगर है। तो इसके समीप केरेना क्षेत्र में लौह युग के साक्ष्य मिले हैं। राजघाट जो कि वाराणसी के समीप से काले मृदभांड संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। किसके मिले हैं? काले मृदभांड संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। अरब सागर के तट पर विकसित बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। और सुतकांगडोर और बालाकोट, अल्लाहदीनो तथा लोथल आदि ये क्या हैं? ये जो विकसित बंदरगाह के उदाहरण माने जाते हैं। सिंधु सभ्यता के 6 प्रमुख नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चन्नुदाड़ो, कालीबंगा, यहाँ पर कालीबंगा तथा बनावली हैं। घोड़ों की जानकारी मोहनजोदड़ो, लोथल तथा सुरकोटदा से प्राप्त हुई है। सुरकोटदा, कानपुर, उन्नाव, मिर्जापुर, मथुरा आदि कुछ जिलों में तांबे के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले? तांबे के। कहाँ कहाँ पर? कानपुर, उन्नाव, मिर्जापुर और मथुरा से तांबे के साक्ष्य मिले हैं। धातु निर्मित सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूर्ति नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, जो नर्तकी की कांस्य की मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। एक नर्तकी की मूर्ति है जिसे नटराजन मूर्ति भी कहते हैं, तो सुना होगा आपने। तो ये कांस्य की मूर्ति है जो कि आपको मोहनजोदड़ो से मिलती है देखने को। तो मोहनजोदड़ो इस पर टिक करिएगा। भारत में लिंग पूजा का आरंभ संभवतः प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जाति में हुआ था। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जाति में हुआ था। किसका? लिंग पूजा का। लिंग पूजा से तात्पर्य क्या है? शिवलिंग। शिवलिंग, जो शिवलिंग पूजा है तो इसका क्या है? जो एक तरीके से कह लीजिए प्रोटो शिवा भी इनको कहा जाता है। तो इसीलिए इन्होंने अपनी जाति के नाम से ही इनको रखा था नाम प्रोटो शिवा। किसका रखा था? प्रोटो शिवा। प्रोटो शिवा याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज और याद रखिएगा कि आप कभी वहां जाइए एलोरा कैप्स जाइए, तो एलोरा कैप्स में आपको अंदर देखने को मिलेगा कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर एक देखने को मिलेगा, वहां पर शिवलिंग की पूजा होती है, वो बहुत बड़ी शिवलिंग बनी हुई है। तो एलोरा कैप्स में ये चीज़ है। तो इनको क्या कहा जाता था? शिवलिंग को प्रोटो शिवा के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये जो उस समय का जो भारत में लिंग पूजा का आरंभ हुआ है वो किस जाति ने किया था? वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जाति ने किया था, और उन्होंने अपनी जाति के नाम पर ही उनका नाम रखा था प्रोटो शिवा। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। अब महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण विशिष्ट तथ्यों के बारे में जान लेते हैं जो कि प्राचीन काल से संबंधित हैं। इसके बाद में हम मध्यकाल की ओर रुख करेंगे। तो प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा नहीं है, बस कुछ विशिष्ट तथ्य हैं। इसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे और थोड़ा सा और कुछ होगा, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको पढ़ लेंगे। इसके बाद में हम सीधे मध्यकाल की ओर बढ़ेंगे। तो विशिष्ट तथ्यों में देखते हैं क्या पढ़ना है। प्राचीन काल में कन्नौज यानी कान्यकुब्ज के नाम से प्रसिद्ध था। कन्नौज गुप्त शासकों और मौखरियों के समय प्रमुख नगर था। किसके समय? गुप्त शासकों और मौखरियों के समय। गुप्त शासकों और मौखरियों के समय कैसा था? एक प्रमुख केंद्र था कन्नौज। वह इसकी सर्वाधिक उन्नति कब हुई थी? हर्षवर्धन के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन के काल में ही कन्नौज नगर महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता था। कन्नौज और किस नाम से जाना जाता था? नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था कन्नौज। ये चीज भी याद रखिएगा। कन्नौज पर अपना प्रभुता स्थापित करने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य संघर्ष भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था। जो त्रिकुटीय संघर्ष आप जब पढ़ेंगे तब उसमें देखा होगा कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में संघर्ष हुआ था। गुर्जर प्रतिहारों ने कन्नौज पर अधिकतम काल तक शासन किया। मोहम्मद गौरी के समय कन्नौज का शासक जयचंद्र गहड़वाल था। कौन था? मोहम्मद गौरी के समय कन्नौज का शासक थे जो जयचंद्र थे, राजा जयचंद्र। और चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती थी। क्या थी? सुक्तिमती। अंतर्जी खेड़ा का वर्णन ह्वेनसांग ने जो पीलोसान के रूप में किया था। और अंतर्जी खेड़ा में गौरिक मृतभांड तथा कृष्णालोती मृतभांड अब के अवशेष मिले हैं। अयोध्या का प्राचीन नाम अवासा था। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? अवासा था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अयोध्या का प्राचीन नाम अवासा था। और अंतर्जी खेड़ा से 1000 ईसा पूर्व के लौह प्रयोग, धान की खेती, वृत्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं अंतर्जी खेड़ा से। अशोक ने बुद्ध स्तूप का निर्माण अयोध्या में भी कराया था। अशोक ने बुद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ कराया था? अयोध्या में भी कराया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी, जहां बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। जो कुशीनगर है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। और यह मल्ल गणराज की राजधानी थी। एक 16 महाजनपद में से एक जनपद था मल्ल गणराज्य, तो उसी की राजधानी थी कुशीनगर। और यहीं पर बुद्ध को परिनिर्वाण मिला था। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। ये भी उस समय उत्तर प्रदेश में पड़ता था। तो वत्स की राजधानी क्या? कौशाम्बी है थी। और इस समय कौशाम्बी जिला भी है। तो इस आद नगरी भी कहा जाता था। किसे? बस जो कौशाम्बी वत्स को आद नगरी भी कहा जाता था। कौशाम्बी धेर पंथ का प्रमुख केंद्र था। किसका केंद्र था? धेर पंथ का। अशोक का 14वां शिलालेख कालसी से मिला है। और कालसी में ईंटों की बेदी मिली है। और जो सील बर्मन के अश्वमेध यज्ञ को साक्ष्य देती है। जो सील बर्मन ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो उसके ही साक्ष्य मिलते हैं कालसी में ईंटों की बेदी। तो कालसी में ईंटों पर ही वेदन किया गया था। वेदन मतलब क्या है? भेद के बनाया गया था। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है अर्थर्ववेद से। अर्थर्ववेद से सर्वप्रथम काशी का उल्लेख मिलता है। वाराणसी, काशी विश्वनाथ, काशी वाराणसी, याद रखिएगा। महाभारत के अनुसार काशी के संस्थापक कौन थे? दिवोदास थे। मथुरा श्वेतांबर जैन मत का केंद्र थी। और मथुरा कला शैली में बुद्ध की विभिन्न प्रतिमाएं बनी हैं। बुद्ध की विभिन्न प्रतिमाएं बनी हैं मथुरा कला शैली में। यहाँ पर शैली कर लीजिए, शैला नहीं है, शैली कर लीजिए। विशिष्ट तथ्य में ही देख रहे हैं तो बांसखेड़ा अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षरों की अनुलिपि ताम्र दानपट्ट लेख भी मिला है। हर्ष प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था और अपना सब कुछ दान कर देता था। अशोक के स्तंभ पर हरिसेड़ द्वारा रचित समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लेख है। प्रयाग के अशोक के स्तंभ में, जो प्रयाग का अशोक का स्तंभ है, उस पर हरिसेड़ द्वारा रचित समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लेख है। हरिसेड़ ने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लेख लिखा था।
देवगढ़ के मंदिरों में दशावतार का मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। देवगढ़ के मंदिरों में दशावतार का मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को हराया था। राजा जयचंद्र को मोहम्मद गौरी ने कब हराया था? 1194 ईस्वी में। याद होगा 1191 और 92 का तराइन का युद्ध, तो ये क्या है? फिर उसके बाद 1194 में जयचंद्र के साथ मोहम्मद गौरी ने युद्ध किया था। शंकिसा महाजनपद युग को पांचाल जनपद में प्रमुख नगर था। बौद्ध दर्शन के अनुसार भगवान बुद्ध इंद्र तथा ब्रह्मा के साथ धरती पर शंकिसा में आए थे और संक्रिया में ही स्त्रियों की, संकिसा में ही कर लीजिए, संकिसा में ही स्त्रियों को बुद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति मिली थी। भिक्षुड़ी उत्पल वर्णा दीक्षा पाने वाली प्रथम स्त्री थी और संकिसा में ही स्कंदगुप्त का एक सिक्का भी मिला है। ये सब क्या है? साक्ष्य हैं पुराने जो मिले हुए हैं। संकिसा में ही स्कंदगुप्त का एक सिक्का मिला है। आलमगीरपुर हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यह हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है। कि कौन से विस्तार को प्रकट करता है? पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है। ये आपको पता होगा। तो ये पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है। ये ईस्ट के यानी पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है। नॉर्थ में जम्मू कश्मीर का है और साउथ में महाराष्ट्र का है और इधर आपको पाकिस्तान का या गुजरात का, जब अगर भारत की बात कर लें तो गुजरात और राजस्थान के देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आलमगीरपुर से कपास उपजाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कपास उपजाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? आलमगीरपुर से। मध्य प्रदेश आधुनिक उत्तर प्रदेश में कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, बस, कुशीनगर के मल्ल आदि महाजनपद स्थित है। कुशीनगर के मल्ल, यहाँ पर मल्ल कर लीजिएगा, ये जो एरिया है ये मल्ल कर लीजिएगा, यहाँ पर मल्ल। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यह मेरठ से दिल्ली तक विस्तृत था। पांचाल महाजनपद बरेली, बदायूं, फरक्काबाद क्षेत्र में स्थापित था। पांचाल महाजनपद के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी अहिच्छत्र थी तथा पांचाल महाजनपद के दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी काम्पिल्य थी। यहाँ पर काम्पिल्य कर लीजिएगा। कौशल महाजनपद अवध क्षेत्र में स्थापित था। इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी और वेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती यानी चंदा के समीप थी। और एटा जिले के कंटीगरा गांव के टीले से 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। गुप्तकाल, कुषाण काल और समकालीन महाभारत काल के चित्रित भांड जिसे पेटेड ग्रावियर मिले हैं। इससे पूर्व इन टीलों में राम रावण युद्ध, बाली सुग्रीव युद्ध, राम सीता की मूर्तियां भी निकाली जा चुकी हैं इन्हीं टीलों से। देवगढ़ से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों से गुप्त काल के विशेष स्थापत्य एवं मूर्ति कला के साक्ष्य मिले हैं। मंदिरों में दशावतार मंदिर बहुत उल्लेखनीय हैं। देवगढ़ से जैन तीर्थकर ऋषभ देव की पुत्री ब्राह्मी और उत्कीर्णता लिपियों का अभिलेख मिला है। देवगढ़ से चंदेल शासकों के अभिलेख भी मिले हैं। गुप्तकालीन मंदिरों में भीतर गांव का मंदिर और छोटी पकी ईंटों से निर्मित है भीतर गांव का मंदिर। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समकाल में बनवाया गया था या समय में बनवाया गया था। इस मंदिर की विशेषता क्या है कि शिखर का होना तथा ऊंचे चबूतरे पर निर्मित होना माना जाता है। इस मंदिर की ये एक विशेषता मानी जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाता है। इस मंदिर की छत पिरामिडाकार है और मंदिर की दीवारों को देवी देवताओं की मूर्तियों से उकेरा गया है, मतलब सजाया गया है, उकेर के बनाया गया है। प्रयाग के अशोक स्तंभ पर हरिशेर द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त है, जिसके बारे में हम पहले से ही चर्चा कर चुके हैं। प्राचीन काल में बात की जाए तो बांसखेड़ा अभिलेख में हर्ष की वंशावली, प्रशासनिक संरचना, सैनिक अभियानों का उल्लेख मिलता है और बांसखेड़ा अभिलेख में ही हर्षवर्धन द्वारा अहिंस भुक्ति के मरकट सागर गांव को कर मुक्त करके 2 ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख प्राप्त होता है। गढ़वा में कुमार गुप्त प्रथम के 2 शिलालेख और स्कंदगुप्त का 1 लेख प्राप्त हुआ है। कहाँ पर? गढ़वा में। इस जगह को याद रखिए, गढ़वा में। मथुरा में मथुरा कला शैली में बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई है और मथुरा में मथुरा कला शैली का प्रमुख केंद्र लगभग 300 वर्षों तक बनी रही है। 1028 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मथुरा के मंदिरों को ध्वंस कर लूटपाट की थी। मथुरा के मंदिरों में
1670 ईस्वी में औरंगजेब ने मथुरा के कृष्ण मंदिर में बोर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित मंदिर को नष्ट किया था और मथुरा में कुषाणों के सिक्के मिले हैं। यह कुषाणों की पूर्व राजधानी भी थी। किसकी? मथुरा तो जो थी वो किसकी? कुषाणों की पूर्व राजधानी थी। भरतपुर राज्य की राजधानी मथुरा थी, जिसकी घोषणा सूरजमल जाट ने की थी। भरतपुर राज्य की राजधानी क्या थी? मथुरा थी और इसकी घोषणा किसने की थी? सूरजमल जाट ने की थी। सारनाथ प्राचीन काल के इसिपत्तन मृगदाय या ऋषिपत्तन मृगदाव के नाम से प्रसिद्ध था और सारनाथ में भगवान बुद्ध का धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था, मतलब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कुशीनगर में क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु हुई थी। मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक सिंह स्तंभ बनवाया और स्वतंत्र भारत की राजधानी राजची इसी सिंह शीर्ष स्तंभ को अपनाया गया। जो राज चिन्ह है वो क्या है? इसी सिंह स्तंभ को अपनाया गया है। इस सारनाथ के सिंह शीर्ष स्तंभ में मौर्य प्रस्तर कला का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। राज चिन्ह के तौर पर इसी जो सिंह स्तंभ है ये मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था और इसी को राज चिन्ह के तौर पर, यहाँ पर राज चिन्ह कर लीजिएगा, राज चिन्ह के तौर पर इसी सिंह को अपनाया गया है। हुएनसांग के समय सारनाथ थेरवाद का प्रमुख केंद्र था। सारनाथ किसका था? थेरवाद का प्रमुख केंद्र था। सारनाथ में गुप्तकालीन धमेक स्तूप में निर्मित हैं। फायान ने इसकी विस्तृत उल्लेख किया है। फायान ने इसका विस्तृत उल्लेख किया है। मौर्योत्तर युग में निर्मित प्रस्तर प्रतिमाएं मथुरा के दत्तवंशी शासकों के सिक्कों के कुषाणों के सिक्के योद्धियों की मुद्राएं हस्तिनापुर के उत्खनन से मिली हैं। हड़प्पा युग से संबंध अवशेष हुलास से मिले हैं। हुलास खेड़ा से कुषाण काल से गुप्त युग तक के भीतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। हुलास खेड़ा से कुषाणकालीन 200 मीटर लंबी सड़क, सुनियोजित जल निकासी की व्यवस्था, कार्तिकेय की स्वर्ण प्रतिमा, चांदी के आहस सिक्के और कुषाणों के ताम्र सिक्के और हुलास खेड़ा के गुप्तकालीन दुर्ग के अवशेष मिले हैं। तांबे चांदी के सिक्के, गुप्त लिपि में उत्कीर्ण मोहरें, हाथी दांत की कंगी और मोहरदाएं मिली हैं। ये सब प्राप्त हुए हैं। ये चीज आप लोग याद रखिए। अब हम बात करते हैं मध्यकाल से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्यों के बारे में। आगरा की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी ने की थी और कब की थी? 1504 में। बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोदी वंश में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी 1504 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत का ये राजा था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। अकबर ने आगरा में किले का निर्माण करवाया। जहांगीर के काल में नूरजहां ने आगरा में अपने पिता एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। और इसके अलावा शाहजहां द्वारा निर्मित आगरा में ताजमहल तथा मोती मस्जिद स्थापत्य कला के श्रेष्ठ प्रतीक देखने को मिलते हैं। मुगल काल में आगरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और मुगल काल में आगरा के समीपवर्ती में नील की खेती होती थी। यूरोपियन यात्री रॉल्फ फिच बर्नियर ने आगरा के वैभव की प्रशंसा की है। रॉल्फ फिच और बर्नियर ने किसकी? आगरा की प्रशंसा की है। सल्तनत काल व मुगल काल में कड़ा महत्वपूर्ण इक्ता या सूबा समझा जाता था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था। कड़ा से ही अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अपना सफल अभियान देवगिरी अभियान, कौन सा? देवगिरी अभियान 1296 में किसका है? ये अलाउद्दीन खिलजी का, जो कि एक सफल रहा था देवगिरी अभियान, यह संपन्न किया था। 1296 ईस्वी में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की और अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा में हत्या करवा दी और खुद सुल्तान बन गया। कड़ा क्षेत्र में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्गद्वारी की स्थापना की थी। भक्त संत मलूक दास की जन्मस्थली भी कड़ा थी। 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालपी को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया और फिरोज शाह तुगलक ने, यहाँ पर फिरोज शाह कर लीजिए, फिरोज शाह तुगलक के पश्चात कालपी एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य बन गया था। 1435 ईस्वी में मालवा के दुसंग शाह ने कालपी पर अधिकार कर लिया था और राजा बीरबल कालपो से संबंध था और कालपो में बीरबल का रंग महल तथा मुगल टकसाल अवशेष प्राप्त भी हुए हैं कालपो से।
मध्यकाल में ही बात कर रहे हैं तो जौनपुर की स्थापना सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने की थी 1358 ईस्वी में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद तुगलक उर्फ जूना खान, मोहम्मद तुगलक को और किस नाम से जाना जाता था? जूना खान के नाम से भी जाना जाता था। और फिरोज शाह तुगलक ने जो जौनपुर की स्थापना की थी वह मोहम्मद बिन तुगलक या जूना खान के सम्मान में की थी। तुगलक वंश के पतन के दौर में जौनपुर मलिक हुसैन जो शकों के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गए और शक सल्तनत की जौनपुर में स्थापना की। यहाँ पर शक कर लीजिए, शकों, यहाँ पे सरकों नहीं होगा, शकों होगा, शक सम्मत नहीं चलता था। 1492 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया है। सुल्तान सिकंदर लोदी ने जौनपुर को किसका अंग बना लिया? दिल्ली सल्तनत का। और साहित्य, स्थापत्य कला, संगीत कला के लिए जौनपुर के शक सुल्तानों का चिरस्मरणीय योगदान रहा था। अंटाला मस्जिद सर की स्थापत्य कला की श्रेष्ठ प्रतीक है। इन्हीं विशेषताओं के कारण जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता था। झांसी की स्थापना 1613 ईस्वी में ओरछा शासक बौर सिंह बुंदेला ने की थी। 1732 ईस्वी में जौनपुर युद्ध के बाद झांसी स्थानीय शासक छत्रसाल द्वारा पेशवा बाजीराव प्रथम को सौंप दी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के स्वतंत्र राज्य के शासक गंगाधर राव की पत्नी थीं और जिन्होंने 1857 के महान विप्लव में अपनी वीरता व साहस का लोहा अंग्रेजों से स्वीकार कराकर भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में वीरगति प्राप्त की। झांसी में लक्ष्मीबाई का महल, महादेव मंदिर, मेहंदी बाग आज भी विद्यमान हैं। तो ये चीज़ें याद करने वाली हैं, नॉर्मल आपको फैक्ट में पता होंगी। अकबर बादशाह ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर इलाहाबाद, अब प्रयागराज के नाम से है, नाम दिया था और इलाहाबाद के किले का निर्माण भी अकबर ने कराया था। अकबर फतेहपुर सीकरी कर लीजिए, यहाँ पर सीकरी शेख सलीम चिश्ती के कारण पवित्र भूमि मानता था। और जो सलीम है जिनका नाम जहांगीर, बाद में जहांगीर पड़ा और उनका नाम सलीम था। सलीम का जन्म फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम की खानकाहा में हुआ था और 1573 ईस्वी से 1588 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही है। 1573 से 1588 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी बनकर रही है। और फतेहपुर सीकरी के शानदार स्थापत्य प्रतीकों में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल, दीवाने खास, बीरबल का महल, मरियम का महल और पंच महल बहुत प्रसिद्ध हैं फतेहपुर सीकरी में। ये चीज़ें आपको बहुत प्रसिद्ध देखने को मिलेंगी वहाँ पर। दिल्ली सल्तनत काल में बदायूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण इक्ता थी। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूं का इक्तादार था। आगे देखिए, 1831 ईस्वी में महोबा में चंदेलों ने अपनी राजधानी की थी और चंदेलों का राज जेजाक भुक्त, यहाँ पर 831 ईस्वी सही है, जो जहोती के नाम से चर्चित था। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ मेरठ से उठवाकर दिल्ली में स्थापित कराया था। कहाँ पर कराया था? दिल्ली में स्थापित कराया था। लखनऊ की प्रसिद्धि उत्तर मुगल काल में प्रारंभ हुई जब अवध के सूबेदार सआदत खान ने अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित की थी। नवाब आसिफउद्दौला के समय अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई, परिवर्तित कर दी गई और लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, जिन्हें 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने पदच्युत कर अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। और इन्हीं की जो बेगम थी यानी बीवी थी, उन्होंने 1857 की क्रांति में भी भाग लिया था। लखनऊ की चर्चित इमारतें हैं इमामबाड़ा, भूल भुलैया, छतर मंजिल व लखनऊ कथक नृत्य का केंद्र था। और यही नहीं, 1857 ईस्वी के महान विप्लव की प्रमुख वीरांगना बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों से लोहा लिया था। मतलब एक तरीके से कहने, ये मुहावरा है, इस चीज़ का अर्थ समझिए। सिकंदरा में मुगल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा बनवाया, जिसे 1613 ईस्वी में सम्राट जहांगीर ने पूर्ण करवाया था। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जैन तीर्थ स्थल के बारे में जानते हैं तो अयोध्या,
जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभनाथ, द्वितीय तीर्थकर भगवान अजितनाथ, चतुर्थ तीर्थकर भगवान अभिनंदन नाथ और पंचम तीर्थकर भगवान सुमित नाथ का जन्म स्थल भी क्या है, अयोध्या ही है। वाराणसी सप्तम तीर्थकर भगवान सुपार्श्वनाथ और 23वें भगवान पार्श्वनाथ का जन्म स्थल वाराणसी है। कौशाम्बी जनपद के ग्राम पभूसा में छठे तीर्थकर भगवान पद्म प्रभु से संबंधित स्थल माना जाता है। और श्रावस्ती तृतीय तीर्थकर भगवान संभवनाथ एवं विख्यात सोमनाथ मंदिर से संबंधित माना जाता है। देवगढ़ देवताओं के किले के रूप में विख्यात प्राचीन जैन मूर्तियों एवं शिल्पकला हेतु सुप्रसिद्ध स्थल माना जाता है। महोबा गोरख पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थकरों की प्रतिमाएं हेतु विख्यात माना जाता है। काकंडी नवे तीर्थकर भगवान सुविधानाथ का निवास स्थान है काकंडी। अब हम बात करेंगे फाइनली किसके बारे में, आधुनिक काल के बारे में। आधुनिक काल के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं, तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृषि प्रधान इस प्रांत का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, जिस पर वर्ष 2001 में 16 करोड़ 6 में 6,74,612 लोग रहते थे। इस प्रांत को अपना नाम उत्तर प्रदेश 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू होने के साथ साथ प्राप्त हुआ था। अगर इसका स्थापना दिवस पूछा जाए तो स्थापना दिवस 24 जनवरी बताया जाएगा, प्राप्त हुआ था। इससे पहले 1937 से 1950 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश अपने पुराने नाम संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस के नाम पर चर्चित था। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी का ही अंग था और बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग होने के समय इस क्षेत्र की पश्चिमी प्रांत भी कहा जाता था। और आगरा प्रेसिडेंसी बनने के समय उत्तर प्रदेश का क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से निकालकर आगरा प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर दिया गया था। 1836 ईस्वी में इस प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत या नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के हो गया और जिसका मुख्यालय आगरा बनाया गया, यानी राजधानी क्या बनाएगी, आगरा बनाएगी। 7 फरवरी 1856 ईस्वी को अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिए। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित करते समय अवध में 12 जिले थे, लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी का लीजिए, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, ये 12 जिले थे अवध प्रांत में उस समय जब ब्रिटिश ने अवध प्रांत को 1856 में अपने में विलय किया था। 1857 के विद्रोह में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी जिसे कहते हैं कि लड़ाई के पश्चात 1858 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने पूरे उत्तर पश्चिमी प्रांत को एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा शासित प्रांत बना दिया था। अब वहाँ पर क्या है, एक ही लेफ्टिनेंट गवर्नर शासन करेगा, तो एक ऐसा शासित प्रांत बना दिया गया था। 1858 में उत्तर पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध है, बनाया गया और 1868 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रांत को उच्च न्यायालय भी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। 1870 ईस्वी में, यहाँ पर ये चीज़ देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला 1868 वाला जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, जब उत्तर पश्चिमी प्रांत का उच्च न्यायालय आगरा से इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। सबसे पहले कहाँ पर स्थापना हुई थी, आगरा में स्थापना हुई थी, उसके बाद में इसको इलाहाबाद ले जाया गया था, कब, 1868 ईस्वी में। अठारह ईस्वी में अवध का प्रशासनिक व उच्च न्यायिक मुख्यालय लखनऊ रहा तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत का इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है। ये हर बार नहीं बोलेंगे। 1870 ईस्वी में इन दोनों प्रांतों अवध व उत्तर पश्चिमी प्रांत को लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा मुख्य आयुक्त का पद समाप्त कर आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद एकीकृत प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध का सर्वोच्च प्रशासनिक पद बनाया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत
लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद को गवर्नर के पद की मान्यता मिल गई और 1920 के चुनावों के पश्चात संयुक्त प्रांत आगरा अवध की सरकार इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई। 1921 में लखनऊ में विधान परिषद की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, कब से है? 1921 से है। 1921 में विधान परिषद की स्थापना की गई थी। 1935 ईस्वी में प्रांतीय सचिवालय के इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरण का कार्य पूरा करने के बाद लखनऊ को इस प्रांत की राजधानी घोषित कर दिया गया 1935 से, और 1935 तक कैसी रही थी? आंशिक तौर पर रही थी। दोआब क्षेत्रों में रुहेलों के अंतर्गत रुहेलखंड राज्य स्थापित था तथा फरकाबाद के बंगस नवाब के अंतर्गत मध्य दोआब का राज्य स्थापित था। अवध व पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर अवध के नवाब का राज्य था। बुंदेलखंड पर मराठों का राज्य स्थापित था। 1773 ईस्वी में अंग्रेजों ने रुहेलखंड में मराठों को पराजित कर उन्हें दोआब से निष्कासित कर दिया और 1774 में और क्या हुआ था? 1774 में सुप्रीम कोर्ट, जो कि कोलकाता में, इसकी स्थापना भी हुई थी। अंग्रेजों ने रुहेला सरदार रहमत खान को शाहजहांपुर, जो कि कटरा में, पराजित कर रुहेलखंड को अवध के नवाब को सौंप दिया और 1775 ईस्वी में शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात आसिफउद्दौला अवध का नवाब बना। अभी हम अवध के नवाब के बारे में कंप्लीट लिस्ट देख लेते हैं, एक बार पहले उसी को देख लेते हैं। अवध के नवाब की एक बार कंप्लीट लिस्ट देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए, ये रही। तो अवध के में जो पहला नवाब था वो कौन था? सादत खान, जो बुरहान मुल्क 1732 से 1739 ईस्वी तक रहे थे। अवध में नवाबी का संस्थापक यही माना जाता है, शहादत खान। द्वितीय नवाब सफदरजंग, जो कि 1739 से 1753 तक रहे थे। तृतीय नवाब शुजाउद्दौला, 1753 से 1775 तक। चतुर्थ नवाब आसिफउद्दौला, 1775 से 1797 तक। पांचवा नवाब वजीर अली, मात्र 4 माह सिंहासन पर रहा, तत्पश्चात हटा दिया गया सादत अली खान द्वारा। सॉरी, सादत अली खान नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हटा दिया गया 1797 से 1798। छठवें नवाब कौन थे? सादत अली खान, जो कि 1798 से 1814 ईस्वी तक रहे। और सातवें नवाब थे गाजिउद्दौन हैदर, जो 1819 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने उसे राजा की उपाधि से सम्मानित किया और वह अपने खानदान का पहला राजा कहलाया, जो 1814 से 1819 तक रहे थे। इसके बाद में अब राजा की बात चलने लगी है। अब राजा का कालक्रम चलता है। पहले राजा कौन थे? गाजुद्दीन हैदर, जो 1819 से 1827, ये मैंने लास्ट में बताया था, पहले राजा बने थे 1819 से 1827। द्वितीय राजा नासिर उद्दीन हैदर, 1827 से 1837। तृतीय राजा मोहम्मद अली शाह, 1837 से 1842। चतुर्थ राजा अमजद अली शाह, 1842 से 1847। पांचवें राजा बाजिद अली शाह, फरवरी 1856 ईस्वी में राजा को च्युत कर अंग्रेजों ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया, यहाँ से हराकर। तो 1847 से 1856 तक रहे थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट अवध के राजा थे जिनके बारे में मैंने पढ़ा है। चलिए अपने पुराने टॉपिक पर वापस आते हैं। आसिफउद्दौला ने अंग्रेजों से संधि कर बनारस, जो कि वाराणसी है, इसके क्षेत्र को अंग्रेजों को सौंप दिया और बनारस के राजा चेत सिंह 1780 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा अधिकाधिक धन मांगे जाने का विरोध किया। फलस्वरूप अंग्रेजों ने राजा चेत सिंह के विरोध को कुचलकर महीप नारायण सिंह को बनारस का राजा बना दिया और बनारस पूर्णतः अंग्रेजों के संरक्षण में स्थापित हो गया। 1797 ईस्वी में आसिफउद्दौला की मृत्यु के पश्चात उसका भाई सादत अली अवध का नवाब बना और उसने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया और तथा बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के बदले में प्रति वर्ष 76 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को देने का वचन दिया। 76 लाख रुपए प्रति वर्ष। 19वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में इस प्रांत में बनारस,
क्षेत्र मिर्जापुर तथा इलाहाबाद का किला अंग्रेजों के आधिपत्य में स्थापित हो गया। 1808 ईस्वी में अवध के नवाब सादत अली ने सुरक्षा की गारंटी के बदले में गोरखपुर क्षेत्र को, रुहेलखंड क्षेत्र, इलाहाबाद क्षेत्र, फतेहपुर, कानपुर, इटावा क्षेत्र अंग्रेजों को प्रदान कर दिया और 1809 ईस्वी में फर्रुखाबाद के नवाब ने अपना क्षेत्र सौंप दिया अंग्रेजों को। 1809 ईस्वी में 1803 ईस्वी में लाई लेक ने मराठों को पराजित कर अलीगढ़ आगरा पर एकाधिकार कर लिया था और वहीं 1836 ईस्वी में इस प्रांत का नाम उत्तरी पश्चिमी प्रांत रखा गया, उत्तर प्रदेश का नाम। और उस समय इस प्रांत में दिल्ली तथा अजमेर के क्षेत्र भी सम्मिलित थे। 1856 ईस्वी में अवध इस प्रांत का सम्मिलित कर लिया गया था। कब कर लिया गया था? 1856 ईस्वी में अवध भी सम्मिलित कर लिया गया था। 1857 क्रांति के विद्रोह के पश्चात दिल्ली, पंजाब को, तराई के क्षेत्र को नेपाल, बरेली तथा मुरादाबाद के कुछ क्षेत्र में रामपुर के नवाब को सागर का क्षेत्र मध्य प्रांत को दे दिया गया था। जो सागर जिला है इस समय कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। 1857 की क्रांति तथा राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तर प्रदेश का योगदान क्या रहा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। 1857 ईस्वी में उत्तर भारत की जनता ने तथा जमींदारों ने, राजाओं ने अंग्रेज शासकों के विरुद्ध एक महान विद्रोह कर दिया। यह एक स्वस्फूर्त विद्रोह था जिसे सावरकर ने भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम भी कहा है। बीडी सावरकर ने क्या कहा है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम भी बोला है। कोलकाता के निकट स्थित बैरकपुर के 34वीं देसी सैनिक छावनी के मंगल पांडे, जो उत्तर प्रदेश के निवासी थे, इन्होंने 21 मार्च 1857 ईस्वी को खुला विद्रोह कर एडजुटेंट लेफ्टिनेंट हेनरी बाग पर गोली चला दी और इस घटना के फलस्वरूप मंगल पांडे को 7 अप्रैल 1857 को फांसी भी दी गई है और बैरकपुर में फांसी पर चढ़ा दिया गया था 7 अप्रैल 1857 को। कब चढ़ाया गया था? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ाया गया था। अठारह की क्रांति था राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तर प्रदेश का योगदान, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति में। तो 11 मई 1857 की क्रांति को मेरठ के विद्रोह के सैनिकों पर दिल्ली का अधिकार कर भारत के पेंशना याफ्ता वृद्ध सम्राट, मुगलों के अंतिम बादशाह भी कहे जाते हैं, उनको जो अंग्रेजों द्वारा दयनीय स्थिति में रख दिए गए थे, उनको अपना शासक घोषित करते हुए कहा और नेतृत्व में लामबंद हो गए। उनको ही अपना ही शासक घोषित कर दिया उन सैनिकों ने। विद्रोह सैनिकों ने दिल्ली में 6 सैनिकों तथा 4 नागरिकों की मिलीजुली समिति जलसा के नाम से गठित की, जिसने दिल्ली का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। यहाँ पर जो भी मैं चर्चा कर रहा हूँ, यहाँ पर जितनी भी 1857 की क्रांति की चर्चा कर रहा हूँ, ये आपके जरूरी नहीं उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये पूरे आपके 1857 की क्रांति से संबंधित है। पूरा किससे संबंधित है? 1857 की क्रांति से संबंधित है। ये चीज आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अठारह की क्रांति तथा राष्ट्रीय आंदोलन में वही है सेम। तो 1857 की क्रांति में इस महान विद्रोह में बरेली का प्रशासन खान बहादुर खान नामक रोहिल्ला सैन्य अधिकारी, कानपुर के प्रशासन पर नाना साहब और इलाहाबाद प्रयागराज पर एक अध्यापक मौलवी लियाकत अली का अधिकार ग्रहण कर लिया था। 1857 ईस्वी के महान विप्लव का विस्तार इटावा, मैनपुरी, एटा, मथुरा, शाहजहांपुर, बदायूं, आजमगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, वाराणसी, फैजाबाद, फतेहपुर, हाथरस आदि छोटे छोटे नगरों व कस्बों में भी हो गया था। कानपुर में बिठूर में नाना साहब विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। उनके अधीन 10,000 सैनिकों तथा कृषक अंग्रेज के विरुद्ध संघर्षरत थे। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी, जो वाजिद अली शाह की वाइफ थी। इसमें 50,000 नागरिक बेगम हजरत महल के नेतृत्व में संघर्षरत थे।
कानपुर तथा लखनऊ में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कैंपबेल जनरल हैवलॉक बिंडम में विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया था। लगभग 6 माह के कठिन संघर्ष के उपरांत अंग्रेजों ने लखनऊ कानपुर पर अधिकार करने की सफलता प्राप्त की। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे विद्रोहियों के प्रमुख योद्धा थे। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और इसका दमन किसने किया था? जनरल रोज ने किया था इसका दमन। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता अधिकृत कर ली थी और भारत में शांति की स्थापना की थी। ये चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बनारस के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी पत्रिका कवि वचन सुधा में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। 19वीं सदी में 1857 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। अलीगढ़ आंदोलन के समय में नाम से चर्चित सर सैयद अहमद खां को आंदोलन उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय भी कहा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन कोलकाता तत्कालीन कलकत्ता में जो संपन्न हुआ है, और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या वहां पर कितनी थी? 74 संख्या थी उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की। सोमवार 28 दिसंबर 1885 को मध्याह्न 12 बजे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें संपूर्ण भारत से 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, जानकीनाथ घोषाल, रामकली चौधरी, बाबू जमुना दास, बाबू शिव प्रसाद चौधरी, लाला बैजनाथ, तो इतने लोगों ने किया था। जो 1885 का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उसमें इन लोगों ने उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था। कोलकाता अधिवेशन 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्न पर विचार करने के लिए एक 17 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के 5 सदस्यों को चुना गया था। वे सदस्य कौन थे? लखनऊ के गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ, हामिद अली और नवाब राजा अली खान और मुंशी काशी प्रसाद। तो ये 5 लोग थे 17 लोगों में से। मद्रास अधिवेशन 1887 ईस्वी में विधि समिति का निर्माण कर लखनऊ के गंगा प्रसाद वर्मा, विशन नारायण दत्त, मौलाना हामिद अली को सम्मिलित किया गया था और इन्होंने संगठन को व्यापक बनाने पर बल दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में इलाहाबाद में संपन्न हुआ था और 1888 ईस्वी में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन के समय प्रांत के गवर्नर सर ऑकलैंड कॉल्विन थे, जिन्होंने अधिवेशन न होने देने का प्रयत्न किया था और 1888 ईस्वी में अंग्रेजों के कांग्रेस विरोध में सैयद अहमद खां को प्रेरित किया था कि वे कांग्रेस विरोध को स्वर दें और वे कांग्रेसी विरोधी बन गए थे। बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदवी कांग्रेस के विरोधी तथा अंग्रेजों के पक्षधार थे। उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1947 ईस्वी तक अब तक के हुए सभी अधिवेशनों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें पहला हुआ था 1888 में, दूसरा 1892 में, 1899, 1905, 1910, 1916, 1925, 1935, 1946। अब देखिए इसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये पहले अधिवेशन के भी अध्यक्ष थे। साथ में 1892 में भी ये जो प्रयागराज में अधिवेशन हुआ था, इलाहाबाद अधिवेशन, इसमें भी अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूल, ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले इंग्लिश अध्यक्ष थे कांग्रेस के। तो 1888 में, जो कि तीसरा अधिवेशन था कांग्रेस का, कौन सा था? तीसरा अधिवेशन था, याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। 1910 वाला जरूरी है, इलाहाबाद प्रयागराज सर विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष थे। 1905 का भी जरूरी है, बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। 1916 वाला भी जरूरी है, लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार। 1925 कानपुर श्रीमती सरोजिनी नायडू। 1935 लखनऊ पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1946 मेरठ आचार्य JB कृपलानी। और आज़ादी तक यही अध्यक्ष बने रहे थे, क्योंकि आज़ादी के बाद में कोई भी सेशन नहीं हुआ था, तो यही अध्यक्ष बने रहे थे। चलिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो इस क्लास का जो बचा हुआ पार्ट है वो अगली क्लास में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।